हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि रिलेटेड है आपके केवीएस एग्जाम्स में टीजीटी साइंस से। 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिनोटेड बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं जो कि एरिया को डिनोट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। तो क्या कहते हैं उसको हम? दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। द करेक्ट आंसर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी आपकी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी मीन्स होती है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, the rate of change in position, और हम इसको कह सकते हैं that means rate of displacement with time। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? उसकी पोजीशन में कोई चेंज होना उसकी रेट को, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम किसको देखते हैं? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं एरिया में, जिसमें दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग the direction of motion, tangent of the circle at the point of observation, direction of velocity या direction perpendicular to the velocity। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो किस डायरेक्शन के तरह होती है? वो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है, जिसमें उसका रेट ऑफ चेंज और टाइम हमेशा इक्वल है, यूनिफॉर्म है। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिसमें कि जो बॉडी होती है वो या तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, या तो स्टेट में ही रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया। फोर्स, मोमेंटम या इम्पल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनर्शिया इज योर करेक्ट आंसर। इनर्शिया क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है मैटर की। इनर्शिया जो होती है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा ड्यू टू विच बॉडी अपोज करती है द चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब क्या है? ये मैटर प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो बॉडी होती है वो अपोज करती है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, ये जो मेजर्ड किया जाता है इनर्शिया, ये मेजर्ड आपका इनर्शिया किया जाता है मास ऑफ द बॉडी से। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्मॉल g इज द सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन्होंने पहला बोला है कि जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो सारे प्लेसेस पे सरफेस ऑफ अर्थ के सेम होती है। g इज़ लेस एट द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू कम होगी देन एट हाई अबव और एट अ डेप्थ बिलो इट। ठीक है,
जी हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जी इज़ ग्रेटर एट पोल्स देन एन इक्वेटर, ये जी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है पोल्स पे रैदर देन इक्वेटर। सो करेक्ट आंसर विल बी द, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा जो ग्रेटर कहाँ पे होती है डी की वैल्यू, पोल्स में होती है देन एट इक्वेटर। कैसे होगी देखो, सी हेयर एवरीबडी नो जी का, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये मास हो गया, और आर क्या हो गया आपका, रेडियस हो गई। ठीक है, मान लो ये अर्थ है, ठीक, ये क्या हो गए, ये पोल्स हो गए। ठीक है, ये आपकी पोल्स हो गया। इक्वेटर कहाँ होगा, मिडिल में आपका क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया। ठीक, तो हम इक्वेटर की रेडियस को क्या कह सकते हैं, इस रेडियस को हम आर ही कह सकते हैं। ठीक, रेडियस ऑफ इक्वेटर। और आर पी किसको कह सकते हैं, पोल्स की, आपकी पोल्स की, किसको कह सकते हैं, पोल्स की रेडियस को। तो यहाँ पे जो जी में होता है, ठीक है, जी में क्या होता है, जो रेडियस होती है, जो रेडियस आरी होती है कहाँ पे, इक्वेटर में, बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू आर पी के। रेडियस इक्वेटर की बड़ी होती है, ग्रेटर होती है आर पी से। तो एवरीबडी नो जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर के। तो अगर रेडियस बड़ी है, ठीक है, आर ही बड़ा है, तो जो जी की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी। तो यहाँ पे एज कंपैरिजन टू आरपी में जी ग्रेटर होगा एट द पोल्स, क्लियर, देन इक्वेटर। इक्वेटर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेडियस जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक, आरपी की रेडियस एज कंपैरिजन टू इक्वेटर छोटी होती है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इज एप्लीकेबल फॉर, जो ग्रेविटेशनल का लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली चार्ज्ड बॉडी, ओनली प्लैनेट्स, ओनली स्टार्स, ऑल द बॉडी इन द यूनिवर्स हैविंग मास। तो ये एप्लीकेबल होता है सारी बॉडीज पे जिनमें कि जितनी भी हमारी यूनिवर्स में बॉडी है जिनका कि अपना खुद का क्या होता है, मास होता है, उसके लिए जी की वैल्यू एप्लीकेबल होती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी विल योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बायोएंसी इज एन, बायोएंसी क्या होती है, अपवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स। तो बायोएंसी क्या होती है, अपवर्ड फोर्स होती है। आप सभी ने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। प्रिंसिपल क्या कहता है आर्किमिडीज का, ये कहता है अगर कोई बॉडी, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में प्रेजेंट है तो वो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है। मान लो ये यहाँ पे वाटर है, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो ये ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है जो कि वेट ऑफ द फ्लूइड जितना डिस्प्लेस किया गया है। फिर से देख लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी, ठीक है, फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, वो ऊपर की तरफ क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। उस फोर्स का जो इक्वल होता है वो किसके बराबर होता है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पानी हटाया गया है, ठीक है। तो बायोएंसी अपवर्ड फोर्स होती है, दैट इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बायोएंसी की, बायोएंसी की डेफिनेशन हो जाएगी अपवर्ड फोर्स that is applied by an object। क्लियर। डिपेंड किस पे करती है बायोएंसी, बायोएंसी के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करें, डिपेंड करती है पहला डेंसिटी पे, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस किया गया है उस पर डिपेंड करती है बायोएंसी, और लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है, बायोन्सी क्या होती है? अपवर्ड फोर्स होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा अप्लाई किया जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? किस फैक्टर पे जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, थिकनेस ऑफ कंडक्टर पे, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, ऑल ऑफ द अबव। जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सभी पे डिपेंड करता है, लेंथ में भी, थिकनेस में भी, नेचर ऑफ मटेरियल में भी, और आपका तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, लेंथ में भी डिपेंड करेगा, उसका एरिया, उसका थिकनेस पे भी, उसका मटेरियल क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस होता क्या है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो कि अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। रेजिस्टेंस क्या करती है? दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? Moving to the question number next. The dash is connected in parallel in an electric circuit. क्या चीज़ है जो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरेलली कनेक्ट करते हैं? वोल्ट मीटर, फ्यूज, गैल्वेनोमीटर या एमीटर। तो हम क्या कनेक्ट करते हैं पैरेलली? पैरेलली कनेक्ट करते हैं हम वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर होता क्या है? वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric circuit. ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में आपका प्रेजेंट होता है। फ्यूज़ क्या होता है? सभी को पता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। कहीं भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो रहा है या इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग हो रही है तो वहाँ से फ्यूज़ गिर जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज को। कब क्या करता है? मेज़र करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज को, कि वोल्टेज कम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये हम मेज़र करते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ए मीटर क्यों होता है? ए मीटर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। किसको मेज़र करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, अ हॉलो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास विल बिहेव लाइक, इसको बिहेव कर लेना, बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ग्लास प्लेट या मिरर। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? हॉलो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर की तरह क्या यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, मिरर विथ इर्रेगुलर सरफेस। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है रियर व्यू मिरर की तरह। ठीक है, ये आपके फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस थे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से आपका केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ द लोअर डेंसिटी? इनमें से किसकी डेंसिटी सबसे कम होती है? सॉल्ट वाटर, पेट्रोल, मर्करी या फ्रेश? करेक्ट आंसर क्या होगा? पेट्रोल। पेट्रोल क्यों? देखो, सॉल्ट वाटर डिजोल्वेबल होते हैं, मरकरी थोड़ी बहुत, फ्रेश वाटर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लो डेंसिटी होती है वो पेट्रोल की होती है। क्यों? मान लो ये वाटर है, वाटर में आप पेट्रोल डालोगे तो वो जो वाटर में पेट्रोल डिज़ोल्व नहीं होता, ऊपर तैरने लगता है। क्यों?
क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है एज कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेट्रोल होता है उसकी डेंसिटी सबसे लो होती है। ठीक है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, ये प्रोसेस होता है जिससे कि आपका पेट्रोल ऑब्टेन किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। कैसा लिक्विड है ये? ट्रांसपेरेंट है। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Colloidal solution of liquid in a solid is termed as aerosol, sol, gel, emulsion या sol। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है लिक्विड का किसी भी सॉलिड में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जेल। ठीक है, इमल्सन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जैसे ऑयल और वाटर में हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कोई सॉलिड है, ठीक है, उसका कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट होते हैं सॉलिड में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सस्पेंशन? ये आपके आई थिंक सारे क्वेश्चन नेचर ऑफ मैटर के आगे हैं। Particles do not scatter a beam of light passing through it. It's a heterogeneous mixture. It's a homogeneous mixture. Particles can be seen by the naked eye. Suspension के बारे में, ठीक है, क्या करेक्ट है? सस्पेंशन, सबसे पहले हम जान लेते हैं सस्पेंशन होता क्या है। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन है? हेटेरोजीनस है, जिसमें कि पार्टिकल अलग अलग, उसमें पार्टिकल्स की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। ठीक है, जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल क्वाइट हाई होते हैं। ठीक है, इसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हाई होते हैं। ठीक, सस्पेंशन पार्टिकल डू नॉट गो थ्रू अ फिल्टर पेपर। इसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू गो थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, लार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू लार्ज पार्टिकल साइज अ सस्पेंशन डिस्पर्स अ लाइट बीम दैट पासेस थ्रू इट। ठीक है, तो पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं। आपका ये भी करेक्ट आंसर होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये भी करेक्ट होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 6 सेकेंड एंड फोर्थ होता है। होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, तो आराम से पार्टिकल्स बड़े होते हैं इसलिए बीम ऑफ लाइट उसमें पास कर सकते हैं, ये भी गलत है। हेट्रोजीनस मिक्सचर है, बिल्कुल सही है। पार्टिकल को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट। What of the following is an example of homogeneous mixture? Homogeneous mixture का क्या example है? Oil and water, sugar in water, salt and sulfur, sodium chloride and iron filling. इनमें से homogeneous mixture जो है आपका क्या है? सिंपल सा है, sugar and salt, ये आपका homogeneous mixture है। बाकी कोई भी soluble नहीं होते हैं, ये heterogeneous mixture में आएंगे। क्लियर? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुगर इन वाटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल। द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। द मॉलिक्यूल इन अ गैस नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। The molecule in a solid vibrate about fixed position। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस जितना भी स्पेस होता है सारे को ऑक्यूपाई कर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। द मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न में लिक्विड अरेंज्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता है, इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये आपका करेक्ट नहीं है। तो मिल गया हमें The molecule in a liquid are arranged in a regular pattern, ये आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। The molecule in a gas negligibly small force, एक दूसरे पे स्मॉल फोर्स
कोलिजन में, जब कोलिजन नहीं होता वहाँ पे एक स्मॉल फोर्स आपका नेग्लिजिबल होता है उनका। मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज कैल्शियम, सीजियम, सोडियम एंड लिथियम। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मेटेलिक एलिमेंट जो मोस्ट मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो एस एंड डी ब्लॉक्स के होते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें भी डी ब्लॉक के मेटल्स ज़्यादा होते हैं, तो सीजियम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बोथ ए एंड बी, नन। फ्रीजिंग पॉइंट एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक नाम से पता चल रहा है, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल हीट, यानी कि आउटसाइड, एक्सो मीन्स हो गया आउटसाइड, थर्मो मीन्स हीट से रिलेटेड। जब हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है वो क्या बनाते हैं, मिल्की प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है हमारी, रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक पे इनसाइड, इसमें क्या होता है, हीट इज यूज्ड बाय द सिस्टम, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक है, यानी ए और बी कोई रिएक्टेंट है, प्लस एनर्जी है, यहाँ पे हीट को यूज़ किया जा रहा है और जब तब जाके हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जनरेट होती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनिंग मैथड इज यूज फॉर मेटल विद लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अभी बताया था डेंसिटी लो है तो उसको पोलिंग, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, नन इट ऑफ। अब कैसे रिफाइनिंग मेथड होता है, उसका होता है डिस्टिलेशन मेथड। क्लियर? पोलिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, जो मेटल्स होते हैं दैट हैव ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज़, जिनमें ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनको हम पोलिंग मेथड से आपका रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन जिनका लो बीपी होता है, यानी कि लो बॉइलिंग पॉइंट, लिक्वेशन जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसिडर द स्टेटमेंट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस विद इन द लिक्विड एंड नॉट ऑन द सरफेस। ये कह रहा है कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो लिक्विड के अंदर होती है, उसके सरफेस पे नहीं होती है। सेकेंड कह रहा है एज द प्रेशर, इसको सेकेंड कर लेना, एज द प्रेशर इज लोअर, जब प्रेशर कम होता है मेल्टिंग पॉइंट इन वाटर डिक्रीजेस। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन is the amount of heat required to change the phase of substance from solid to liquid without any change in temperature. Which of the following statement is correct? first and second, first and third. तो हम एक एक करके आते हैं। evaporation takes place within the liquid and not on the surface. ये statement कैसी है? गलत है। यहाँ पे जो evaporation होती है वो कैसी होती है, इसमें सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होती है। किस पे? सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होता है। इवेपोरेशन की प्रोसेस सरफेस ऑफ लिक्विड पे होती है, ये ऑप्शन गलत हो गया। एज द प्रेशर इज लोवर्ड मेल्टिंग पॉइंट इन वाटर डिक्रीजेस। इवेपोरेशन में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसका फ्रीजिंग पॉइंट तीनों यूज होते हैं। और प्रेशर इज लोवर्ड जब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का इंक्रीज करता है। ठीक, थर्ड कह रहा है, ये भी गलत है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड से लिक्विड होने की विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर।
तो यहाँ पे चेंज कैसा होता है इवेपोरेशन में? लिक्विड से गैस में होता है, लिक्विड से गैस में। यहाँ क्या दिखा रहा है? सॉलिड टू लिक्विड, ये भी गलत हो गया। तो नन ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट चेंज ऑफ सब्सटेंस, गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज होने का, डायरेक्ट चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गैस टू अ सॉलिड, डायरेक्ट चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस, डायरेक्ट चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू अ गैस। तो यहाँ पे जो आपका सॉलिड से गैस में चेंज होने की स्टेट को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in prokaryotic organism nuclear region is not surrounded by a membrane. This undefined region is known as prokaryotic organism। सभी को पता है बहुत प्रिमिटिव होते हैं, न्यूक्लियस डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती, यानी कि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। उस अनडिफाइंड रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोलाइड, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोसोम, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलॉइड। क्या होता है? ये कंटेन्स करता है मोस्ट ऑफ कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपका मतलब नहीं है यहाँ पे, आने नहीं देनी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, gram positive bacteria are characterized by presence of teichoic acid in cell wall, high percentage of peptidoglycans in cell wall, low pressure of lipid, all of the above। ये मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का हाई परसेंटेज होता है एज कंपैरिजन टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और यहाँ पे लिपिड का लो प्रेशर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑस्टियोब्लास्ट्स आर फाउंड इन कार्टिलेज, मसल, बोन या ब्लड। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? ऑस्टियो मतलब होता है बोन, तो यहीं से आंसर निकल गया। ऑस्टियोब्लास्ट किस में प्रेजेंट होगा? बोन में प्रेजेंट होगा। क्लियर? ऑस्टियोब्लास्ट में सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, यानी कि बोन में पाई जाने वाली सेल्स, ठीक है। और इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसे हम कहते हैं ओसीन प्रोटीन, इनका भी नाम याद रखना। Moving to next question number 24, nasal body are composed of protein and lipids, free ribosomes and RER मतलब rough endoplasmic reticulum, DNA RNA, nucleic acid and RER। अब nasal body कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूरॉन याद करो। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सॉन, ठीक, इस टाइप से ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, ठीक है, ये सब नहीं बना रही हूँ मैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है एक। तो यहाँ पे निसल्स बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है अगर पूछा जाए तो ये साइटोन में, इसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं न्यूरॉन के, ठीक है। ये लार्जर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं निसल्स बॉडी आपके जो होते हैं? ये निसल्स बॉडी कैसे होते हैं? लार्ज ग्रेन्यूल्स लाइक होते हैं। किसके बने होंगे? फ्री राइबोसोम्स एंड RER के। इनका काम क्या होता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स एंड रीजेनरेशन ऑफ एक्सॉन्स। इसके रीजेनरेशन में और इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
Phloem always flow from a sugar source to sugar sink to sugar source, leaf to the xylem to the phloem, leaf to a root. जो आपने यहाँ पे लो प्रेशर हाइपोथेसिस पढ़ा होगा फ्लोएम के केस में, ठीक है। जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो कहाँ, शुगर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी कि जहाँ पे मतलब क्या है, ग्लूकोज प्रिपेयर्ड होता है सोर्स पे, किससे सोर्स पे प्रिपेयर्ड होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। और ये ग्लूकोज प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रांसलोकेट होगा, कन्वर्टेड होगा किसमें, सुक्रोज में, ठीक है। फिर ये मूव्ड करेगा सुक्रोज अदर फ्लोएम के पार्ट्स में, कंपेनियन सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर सोर्स टू शुगर सिंक, फ्लोएम ऑलवेज फ्लो करता है कैसे, शुगर सोर्स से शुगर सिंक में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दी मेम्ब्रेन। जो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आपकी कितनी रिएक्शंस होती हैं, इनको इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में दो साइकिल चलती है। एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है, पहले लाइट होती है फिर डार्क, लाइट रिएक्शन, ठीक। तो कह रहा है जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो किस में होती है, मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आउटसाइड लैमेली, स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है, स्ट्रोमा में होती है लैमेली के आउटसाइड, ठीक। यहाँ पे अगर पूछा जाए, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, वो थाइलाकॉइड ऑफ ग्रेना में होती है। यहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में आपका लाइट होना नेसेसरी है, विदाउट लाइट के रिएक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ही आपका लाइट रिएक्शन में ही आपका ATP NADPH ये बनता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो ATP वगैरह बना है वो यूटिलाइज होती है, यूटिलाइज करते हैं ये ATP और NADP को, ठीक है, NADH को, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में लाइट की नीड नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि ये डार्क में ही होती है। अगर यहाँ पे लाइट नहीं है तो भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, लेकिन लाइट रिएक्शन में आपका क्या होता है, लाइट होने की नेसेसिटी होती है। लाइट रिएक्शन आपके थाइलाकॉइड में होती है, डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है आउटसाइड लैमेली। क्लियर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। Bile juice help in the digestion of, sorry यहाँ कर लेना, डाइजेशन। Bile juice help in the digestion of which component of food, fats, protein, carbohydrate या minerals। तो bile juice किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपका फैट के। bile juice that is produced by the liver। और जो bile juice स्टोर होता है वो किस में होता है, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कर्डिंग ऑफ मिल्क इन द स्टमक इज ड्यू टू एक्शन ऑफ मायोसिन, रेनिन, HCl या पेप्सिन। जो कर्डिंग ऑफ मिल्क होती है स्टमक में वो किसके कारण होती है, तो एक एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं रेनिन। ये जो रेनिन होता है इसको हम दूसरे नाम कह सकते हैं काइमोसिन, ठीक है, इसको काइमोसिन भी कहते हैं। ये कैसे फैक्टर्स हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं। ये ही कर्डिंग ऑफ मिल्क करते हैं, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क इसी के द्वारा होता है। रेनिन क्या करता है, स्टमक में रिएक्ट करता है किससे, जो रेनिन होता है वो रिएक्ट करेगा। हमारे मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, केसीन प्रोटीन, ठीक है। केसीन प्रोटीन से रिएक्ट करता है, ठीक, और क्या बना लेगा, पैराकेसिन बना लेगा, ठीक। पैराकेसिन प्रोटीन बना लेता है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाती है कर्ड के फॉर्म में,
ठीक है, यही आपका जो कर्डलिंग के लिए वो होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनिन केसिन प्रोटीन जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है उससे बनाता है पैरा केसिन, यही कर्डिंग ऑफ मिल्क करता है। क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। Thigmotropism is best exhibited by tendrils, stem apex, root apex, leaf apex. थिग्मो यानी कि टच सेंसेशन की बात की गई है ना। थिग्मो मीन्स होता है टच, तो टेंड्रिल्स ही होते हैं। टेंड्रिल्स में क्या करते हैं, हम थ्रेड की हेल्प से उसको किसी का एक सहारा देते हैं, वॉल का या किसी स्टिक का, तो यहाँ पे टच रिसेप्टर्स यूज़ होते हैं टेंड्रिल में। ठीक है, डायरेक्शन देते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट का। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ टच और कॉन्टेक्ट स्टिमुलाई, इन रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टेक्ट स्टिमुलाई, यही तो करते हैं। टेंड्रिल्स में आपका तोरी वगैरह का जो पेड़ होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसके टेंड्रिल्स को थ्रेड के हेल्प से किसी वॉल के ऊपर या किसी स्टिक्स के ऊपर अगर हम उसको बांध देते हैं तो आगे वो बढ़ता चला जाता है, वो टेंड्रिल थिग्मोट्रोपिज्म ही दिखाता है। मूविंग टू नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय factors are present in pair. In a pair of factor, one dominates the other, all of the above. तो डोमिनेंस जो होता है वो सारी चीज़ें बताता है। मेंडल्स के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और क्या दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि एक फैक्टर डोमिनेट करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंट में कहता है जो पेयर में फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने ये एग्जाम्पल लिया था, तो क्या हुआ था, सेग्रीगेशन कहता है अलग अलग गैमेट्स हो जाएंगे ये, ठीक है, और इनका जो बनता है ये बनेगा, तो ये वाला क्या होगा, राउंड ही दिखेगा हमें। ठीक, तो राउंड दिखेगा यहाँ पे, सीड आर मतलब राउंड, कैपिटल टी स्मॉल टी भी ले सकते हैं, कोई सब एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये इसको डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर शो होता है वो कैपिटल आर ही शो होगा, राउंड शेप का सीड होगा। तो यही कहता है, लेकिन ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और आगे की जनरेशन में शो होने लगता है। तो कैरेक्टर्स कंट्रोल किसी फैक्टर के द्वारा होते हैं, जीन ने इसी फैक्टर को आज हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, और फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, देखो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और एक पेयर ऑफ फैक्टर एक डोमिनेट करता है दूसरे पर, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस था। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।